का अड्डा बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी से अब ईडी राज उगलवाने की तैयारी में है। उसे ईडी ने मंगलवार रात साकेत कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने उसे 13 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजा है। जावेद 1 दिसंबर तक ईडी की रिमांड पर ही रहेगा। जावेद अहमद सिद्दीकी की अल फलाह यूनिवर्सिटी में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का पता चला है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर भी गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं। एक और एनआईए दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी डॉक्टरों के अल फलाह कनेक्शन की जांच कर रही है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद को शिकंजे में लेकर उससे पूछताछ करने की कोशिश ईडी कर रही है। कई तरह की वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं। कुछ हवाला कनेक्शंस भी सामने आए हैं। इसके इतर फॉरेन से फंडिंग का भी कुछ पता चला है। ईडी लगातार अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच कर रही है, जहां डॉक्टरों के नेटवर्क को खंगालने की कोशिश एक तरफ की गई। उसके बाद ये जांच अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक तक पहुंची और अब यहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 13 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजा गया है। पूछताछ में कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो 13 ईडी कस्टडी में जावेद, जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक है, साथ ही साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में मौजूद है वहां पर जांच चल रही है। इसके अलावा दिल्ली स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई दफ्तर हैं, वहां पर भी छानबीन और पूछताछ लगातार जारी है। इस बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद को पूछताछ के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद 13 दिन की ईडी कस्टडी में इसे भेजा गया है और अब कई और राज इससे सामने आ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट का सीधा कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से सामने आया है, जहां पर वो तमाम डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे थे जो इस पूरे के पूरे धमाके में और इस पूरी साजिश में एक साथ थे। और चाहे डॉक्टर शाहीन हो, मुजम्मिल, आदिल, इसके अलावा उमर, ये तमाम लोग अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही ताल्लुक रखते थे। और इस बीच जांच का मुख्य केंद्र अल फलाह यूनिवर्सिटी भी था। जब पहली बार दिल्ली में धमाका हुआ, उसके बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच की गई तो जो गाड़ियां सामने आई, जो डॉक्टर्स के नाम सामने आए, वो तमाम लोग अल फलाह यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते थे। इसके इधर फरीदाबाद मॉड्यूल का जब भांडाफोड़ हुआ दिल्ली ब्लास्ट से पहले, उससे ठीक बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस पहुंची थी। वहीं दिल्ली ब्लास्ट से जांच के घेरे में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी के ओखला मुख्यालय और उससे जुड़े 25 ट्रस्टियों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर आतंकियों को पनाह और फंडिंग देने जैसे गंभीर आरोप हैं। जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने दिल्ली और फरीदाबाद में 25 स्थानों पर रेड की है। इसमें ओखला हेडक्वार्टर के साथ साथ यूनिवर्सिटी से जुड़े ट्रस्टी की लोकेशन पर भी ईडी की टीमें पहुंची हैं। दरअसल ये कार्रवाई समूह से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं, शेल कंपनियों के इस्तेमाल, फर्जी लेन देन, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक अल फलाह ट्रस्ट और उससे संबंधित कई संस्थानों की भूमिका खंगाली जा रही है। समूह में आर्थिक मामलों की जिम्मेदारी संभालने वाले लोगों तक भी जांच एजेंसियां पहुंच चुकी हैं। तो वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी की भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल नंबर 1 कि मामूली सा कॉलेज चलाने वाले जावेद अहमद सिद्दीकी ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी कैसे की। सवाल नंबर 2, सिद्दीकी ने कैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी के लिए 250 करोड़ रुपए जुटाए। 250 करोड़ रुपए। सवाल नंबर 3, अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर दस्तावेजों में किसने और कैसे हेरफेर किया, क्योंकि नैक की मान्यता तो है ही नहीं इस यूनिवर्सिटी के पास। सवाल नंबर 4, दिल्ली ब्लास्ट का अल फलाह यूनिवर्सिटी कनेक्शन सामने आने के बाद क्यों फरार हो गए। बहुत सारे लोग क्यों गायब बताए जा रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स, बहुत सारे लेक्चरर्स क्यों गायब बताए जा रहे हैं। 250 करोड़ रुपए की फंडिंग। और दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ डे 1 से। फरीदाबाद मॉड्यूल से लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी तक जब जांच पहुंची तो जावेद लगातार नजर बनाए हुए हैं। जी जावेद, बहुत सारे सवाल हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द जो सवाल घूम रहे हैं और जो मैंने दर्शकों को बताए भी, जरा बताएं अभी तक क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ जानकारियां सामने निकल कर सामने आई हैं। देखिए जैस्मिन, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन
हाँ, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, देर रात को तकरीबन 16 से 17 घंटे तक ईडी की टीम वहां पर से निकली है और उसके अलावा कुछ ऐसे दस्तावेज यूनिवर्सिटी के अंदर से बरामद हुए हैं और कुछ लैपटॉप फ़ोन्स वगैरह उन्होंने रिकवर किए हैं, जिनके जरिए काफ़ी हद तक ये जांच जो है काफ़ी आगे जाएगी। क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो ओनर हैं, फाउंडर हैं, उनके घर पर भी दिल्ली के ओखला इलाके में रेड मारी गई थी। वहाँ पर कई घंटे तक तकरीबन 16 घंटे वहाँ पर रही थी टीम। उसके हेडक्वार्टर पर तकरीबन 16 घंटे जांच हुई। तो एक साथ जगह जगह से जहाँ से टीमों ने सुबह सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास छापेमारी की थी, तो उसके बाद से ही लगातार देर रात तक टीमें बाहर निकली। सबसे महत्वपूर्ण था कि फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी को जिस जगह पर टीमें थी, जहाँ वहीं पर एनआईए भी थी और ईडी भी टीम वहीं पर जांच कर रही थी, स्पेशल सेल भी वहाँ पहुँच गई थी, क्योंकि उस इलाके से कई ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जो काफ़ी अहम माने जा रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी को फंडिंग को लेकर कहाँ से फंडिंग थी, इसको लेकर और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पूरा मामला था और इसीलिए ईडी की टीमें सुबह से जांच कर रही थी। देर रात तक कई ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जो इस यूनिवर्सिटी की जो फंडिंग है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि इतना बड़ा फंड आया, और जबकि यूनिवर्सिटी जो है एफिलेटेड नहीं थी और उसके बावजूद भी इस तरह का फंड आ रहा है और कितने लोग यहाँ पर थे, कई लोग वहाँ से भूमिगत। इस बीच एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी फंडिंग आ रही थी, जावेद अहमद सिद्दीकी जिन्हें पता था, जिनसे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि एक मामूली सा कॉलेज चलाने वाले सिद्दीकी ने 250 करोड़ की फंडिंग कैसे जुटा ली। क्या जावेद सिद्दीकी को इस बात का इल्म नहीं था कि इतनी बड़ी फंडिंग और इतना सारा पैसा किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, यही इसी बात की जानकारी यहाँ पर जुटाई जा रही है एजेंसियों के द्वारा, क्योंकि 250 करोड़ की फंडिंग के अलावा तकरीबन कुल मिला के 400 से ज़्यादा करोड़ का जो है मामला इस पर यहाँ पर सामने आ रहा है, सूत्र बता रहे हैं। तो इसलिए अभी इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर आपके अकाउंट में 250 करोड़ आ रहे हैं और फाउंडर मेंबर आप हो, तो कहीं ना कहीं आपको इसकी पूरी जानकारी होगी कि ये 250 करोड़ कहाँ से फंड हो रहा है, किन लोगों के जरिए हो रहा है, क्या देश से हो रहा है या विदेश से हो रहा है, किन लोगों ने इतनी बड़ी फंडिंग, इतनी राशि जो रकम जो है यूनिवर्सिटी को दी है, तो इसकी जानकारी तो उनके पास ही होगी। और जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इस पूरे इकोनॉमिकली इस पूरे रेशियो को संभालता है, उनसे पूछताछ की जाएगी। सबसे अहम चीज़ ये है। तो अभी भी जांच जो है काफ़ी आगे तक जाएगी और कई ऐसे, क्योंकि वाइट कॉलर क्राइम है और इसीलिए यहाँ पर ऐसे लोगों के ऊपर नकेल कसी जा रही है और एजेंसियाँ जो है लगातार यहाँ इन महत्वपूर्ण जो दस्तावेज वहाँ से बरामद हुए हैं उनकी रिकवरी और उनके अलावा उनमें इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर तलाश कर रही है। और सबसे अहम चीज़, उन लोगों से एक लिस्ट बनाई गई है वहाँ के यूनिवर्सिटी के, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की हो या दिल्ली की हेडक्वार्टर हो, सभी जगह की लिस्ट बनाकर उन सबसे सिलसिलेवार पूछताछ शुरू होगी। बिल्कुल दीपक, इस बीच बहुत सारे लोग गायब भी बताए जा रहे हैं। जब ये जांच और ईडी जब अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची तो जो कुछ नाम सामने आए उसमें से बहुत से लोग, बहुत से लेक्चरर, बहुत से प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स बताया जा रहा है कि गायब है। देखिए, कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं या स्टाफ के लोग हैं जो वहाँ से अभी मिसिंग हैं या उन्होंने अपने फ़ोन नंबर स्विच ऑफ कर दिए हैं, क्योंकि जो भी लिंक यहाँ पर डॉक्टर आदिल या डॉक्टर मुजम्मिल या डॉक्टर उमर नबी से मिल रहा है, उन सभी से पूछताछ की जा रही है। और इसीलिए इस यूनिवर्सिटी को यहाँ पर जांच के दायरे में रखा गया है कि किस तरह से यहाँ पर फंडिंग होती थी, इस फंडिंग का इस्तेमाल कहाँ हो रहा था, इसको लेकर जाँच अब तेज होगी। क्योंकि सबसे अहम चीज़ यही थी कि जिस यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन नहीं है, जिस यूनिवर्सिटी को यहाँ पर मान्यता नहीं है और वो यूनिवर्सिटी के अंदर इतने स्टूडेंट और कहां से स्टूडेंट्स यहां पर आ रहे हैं, किस तरह से पैसा दिया जा रहा है, ये सारी जांच यहां पर की जा रही है। और इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब ये जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि तकरीबन 400 करोड़ के आसपास का यहां पर सूत्र बता रहे हैं कि जो इकोनॉमिकली इस यूनिवर्सिटी को यहां पर फंड हुआ है, तो उसको लेकर अब जाँच तेज होगी। और जो फाउंडर है उनको देर रात यहाँ पर गिरफ्तार करके 13 दिन की यहाँ पर रिमांड पर लिया गया है। तो उनसे अब आगे की पूछताछ होगी और उनको शायद JNK भी लिया जा सकता है। क्या इसके तार JNK तक जुड़ रहे हैं, कहाँ जुड़ रहे हैं, ये सारी जानकारियां अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जुटा रही हैं। ठीक दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक, आपसे जुड़ते रहेंगे, जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें अल फलाह यूनिवर्सिटी की, जहां ईडी पहुंची है और ईडी ये खंगालने की कोशिश कर रही है कि इतनी ज़्यादा फंडिंग, 250 करोड़ का जिक्र हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 400 करोड़ का भी जिक्र सामने आया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, जो संस्थापक हैं, उन्हें अब ईडी ने रिमांड पर लिया है। पूछताछ होगी, जांच होगी। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारा स्टाफ ऐसा है जो फ़ोन स्विच ऑफ करके गायब हो चुका है। तमाम चीज़ें हैं
जो इस दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई हैं। और दिल्ली ब्लास्ट ही नहीं, फरीदाबाद मॉड्यूल का उससे पहले भांडा फोड़ हुआ था। फिर आनंद फानन में बताया जा रहा है कि दिल्ली में ब्लास्ट किया गया क्योंकि जो 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट, जो ज्वलनशील पदार्थ, जो विस्फोटक बरामद हुआ, उसे भी नष्ट करना था, उसकी जांच हो रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से सीधे तार जुड़े हुए हैं, मौलवी इरफान से तार जुड़े हुए हैं जो दारुल उलूम से पढ़कर मुफ्ती बना था, और श्रीनगर में वहां नौगाम में एक मस्जिद में वो इमाम था, और ऐसे में लोगों को रेडिकलाइज करने का, वहां पर युवाओं को रेडिकलाइज करने का काम करता था। बहुत सारे जम्मू कश्मीर के डॉक्टर्स जो देश के मुख्तलिफ अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजेस में कार्यरत हैं, वो इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, इस नेक्सस से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शाहीन जो लखनऊ की रहने वाली है, उसका भाई जो लखनऊ का रहने वाला है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी कनेक्शन उनका है, जमात उल मोमिनात से उनका कनेक्शन बताया जा रहा है। तो आप इसकी तह तक अगर जाएंगे तो ये बहुत बड़ा नेक्सस है जिसकी जांच अब व्यापक स्तर पर चल रही है। एनआईए के पास धमाके की जांच है, तो वहीं वित्तीय अनियमितताओं की जांच ईडी कर रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी एक एपी सेंटर बताया जा रहा है जहां पर ये तमाम डॉक्टर्स एकत्रित हुए, यहीं से फंडिंग आई, यहीं से कनेक्शन बना, यहीं से पूरी आतंकी साजिश रची गई, रेडिकलाइजेशन का काम यहीं से एक तरह शुरू हुआ, जम्मू कश्मीर तक उसके तार पहुंचे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उधेड़बुन है जिसे खोलने की कोशिश अब एक एक करके जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही है।